एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो भारत की खोज है ना आपकी बुक, उसका चैप्टर 5 नई समस्याएं। ये जो है चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने ये नई समस्याएं और ये सब देख लिया था कि क्या क्या है। अब हम लोग जो पेज नंबर 78 है ना, वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे हम लोग अब देखने वाले हैं, मतलब उसका आधा पेज हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। अब यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। तो जो विदेशी तत्व थे, मतलब बाहर से आए हुए जो लोग थे, वो हमारे देश में घुल मिल गए। वो इसलिए था, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और इनका यूज़ किया। गर्चे दरबार की भाषा फ़ारसी बनी रही, मगर जो दरबार था उनका, जो उनका कोर्ट लगता था ना राजाओं का, उसकी तो जो लैंग्वेज थी वो फ़ारसी ही थी। बट बाद में बाकी सारे कामों में रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि इनकी बहुत सारी इन्होंने रचनाएँ की हैं, कविताएँ और गीत और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। वे तुर्क थे, मतलब टर्की से आए हुए थे। उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। काफ़ी बड़ा एरिया जो था उसमें बसा हुआ था अमीर खुसरो का परिवार। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफ़गान सुल्तानों के शासन में रहे। तो 14वीं शताब्दी में वो कई सारे जो अफ़गान सुल्तान थे ना, उनके इलाके में, उनके शासन में रहे थे। वे फ़ारसी के चोटी के कवि थे, मतलब बहुत ही अच्छे कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएँ की हैं। इसका मतलब है कि ये जो थे काफ़ी अच्छे सिंगर थे, काफ़ी अच्छे मतलब संगीतकार थे। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स भी ये बजाया करते थे और काफ़ी इनके कंट्रीब्यूशन है इंडियन म्यूज़िक को भी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्रीवाद सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया है, अमीर खुसरो ने। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिसमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। तो काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ों की रचना की जिसमें भारत काफ़ी आगे बढ़ा। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण, संस्कृत के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। तो ये सारे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो और म्यूज़िक हो और लैंग्वेजेस हो, वह हर चीज़ में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अमीर खुसरो ने। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। तो ये कहते हैं कि उनकी प्रसिद्धि का जो आधार है उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जो इतने ज़्यादा वो फेमस हुए। तो उन्होंने काफ़ी गाने वगैरह लिखे थे जो लोग आम जनता गाया करती थी, इसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हुए। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। तो अलग अलग सीजन्स पे और हमारी लाइफ के अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर, या फिर जो मिडिल इंडिया है जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, ये वाला रीजन, वहाँ पे गाँव वगैरह में इनके गाए हुए, इनके लिखे हुए गीत आज भी हम लोग सुनने को हमें मिल जाएंगे। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए। मतलब अपने जीवन काल में ही, अपने ज़िंदा रहते ही ये बहुत फेमस हो गए थे इनके गीत और इनकी पहेलियों के लिए। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहाँ 600 साल पहले लिखे गए गीत की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हों। तो ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसी मिसाल छोड़ी है कि 600 साल बाद भी इनके गीत आज भी गाए जाते हैं। अमीर खुसरो की सारी हमने बात करी। अब आता है बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। अकबर, देखिए बाबर और अकबर तो दो शासक थे। भारतीयकरण का मतलब होता है ये लोग बाहर से आए थे, तुर्की, अफगानिस्तान, अलग अलग इलाकों से आए थे, मगर ये बिल्कुल भारतीय ही बन गए। यहाँ के रीति रिवाजों को इन्होंने अपना लिया। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। बाबर, हुमायूं और अकबर। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद जो है उसी ने पक्की की थी। तो देखिए जो मुगल एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, बट उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा करने का श्रेय जाता है अकबर को। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ई में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही जो है भारत की मृत्यु हो गई। तो 1526 में जो है वो आया और फिर उसके बाद 4 साल बाद बाबर की डेथ हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुतुबुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर करवाया। तो दिल्ली आगरा को राजधानी बनाने में और काफ़ी सारी लड़ाइयों में ही उसका जीवन काल बीत गया। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह
नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है, जो आर्ट लिटरेचर अच्छी तरीके से रहना हर चीज़ का वो शौकीन था। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। तो ये अकबर की तारीफ की जा रही है इनके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, कि वो कितना अच्छा है। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। अखंड भारत का मतलब है पूरा भारत एक हो, जिसमें मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है भारत का, वो दोबारा से एक हो जाए। आज वो काफ़ी सारे टुकड़ों में बट चुका है, बट इसके आंखों में, जैसे अशोक की आंखों में ये सपना था अखंड भारत का, इससे पहले कौटिल्य की आंखों में था, ऐसे ही इसने भी ये सपना देखा, अकबर ने भी। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो, बल्कि जनता परस्पर सहज संबंध हो, मतलब जनता भी ये मानती हो कि हम एक ही देश के नागरिक हैं। अखंड भारत के 1556 ईसी आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर, देखिए बाबर बराबर, बड़ा तो बार कन्फ्यूजन हो रहा है, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा कि किस तरीके से जो है अकबर ने पूरा अखंड भारत बना ले, वो इसी के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया, मतलब काफ़ी सारे राजपूत शासक जो हैं वो अकबर के साथ हो गए थे। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। तो तुर्क मंगोल कहाँ रह गया, इनकी माएँ तो सबकी हिंदू राजपूतानियाँ थीं, तो इस तरीके से ये सब भारतीय हो गए। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उनका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। तो राजपूतों से इन्होंने अपने रिलेशंस बनाए तो इनकी एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग हो गया। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला संस्कृति रहन सहन को भी प्रभावित किया। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, आर्ट कल्चर डांस म्यूज़िक हर चीज़ को इसने प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। तो राणा प्रताप को ये नहीं हरा सका था। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी समझता था और औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। तो इस तरीके की बातें ये लिखते हैं, मतलब नेहरू जी थोड़ा सा वैसी बातें लिख देते हैं कई बार कि हमारे जैसे कि, खैर छोड़िए। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, तो आप लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा पढ़ के ये। बाकी अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। तो ऐसे लोगों को उसने अपने दरबार में रखा जो उसकी तरह ही आइडियल्स रखते थे, उसकी तरह ही सोच रखते थे, अकबर की तरह। इन लोगों में फौजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, फैज़ी और अबुल फजल, बीरबल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना शामिल थे। तो ये सारे लोग इसके नौरत्न कहे जाते थे, है ना, और भी थे इसमें एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। तो इस तरीके के धर्म बनाने की अकबर ने कोशिश की थी जो सब लोग माने। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो। तो मुगल वंश इस तरीके से हमारे देश में घुल मिल गया जैसे कि वो हमारा खुद का हो। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी में और क्रिएटिविटी में एशिया और यूरोप में डिफरेंस था, वो अब हमें इसमें बताते हैं आगे। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुएट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी। वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। तो अकबर के दरबार के जो पुर्तगाली जेसुएट हैं वो कहते हैं कि उस अकबर को पूरा मतलब अपने दरबार के बारे में और जो जंगें होती हैं इनके बारे में तो पता ही था, बाकी उसे टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफ़ी कुछ पता था। फिर भी अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई, मतलब टेक्नोलॉजी पे फिर भी उसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। मतलब उसने ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करके राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। तो अकबर का मेन एम था कि वो राष्ट्रीय एकता को
कि सारा कोई भी धर्म हो, ये ताजमहल देखिए, धर्म कोई भी हो बट राष्ट्रीय एकता बनी रहे, नेशनल इंटीग्रेशन बना रहे, इसके लिए अकबर ने काम किया। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। तो गतिहीन, तो अकबर के बाद मतलब बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई हमारे देश में, क्योंकि हमने बाहर से नाता तोड़ दिया था, बाहर के देशों से ज़्यादा हम लोग इंटरेक्ट उनसे नहीं करते थे। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी खूबसूरत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। तो इतनी अच्छी उसने मतलब इमारत खड़ी करी थी, यानी कि इतना अच्छा एम्पायर बनाया था कि आगे जो है उसके वीक सक्सेसर्स थे, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा उसका एम्पायर स्ट्रॉन्ग बना रहा। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ती रही। तो शहजादे जो प्रिंसेस थे वो आपस में राजा बनने के लिए लड़ते रहे और उनका जो एम्पायर है वो कमज़ोर हो गया। पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुग़ल बादशाहों का यश फैल गया। तो एशिया हो, यूरोप हो, मतलब इनका तो काफ़ी फेमस ये रहे मुग़ल बादशाह। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुग़ल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। तो इसमें ये बताते हैं कि दिल्ली में और आगरा में बहुत ही अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई और तो आज भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खूबसूरत है। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो जो उत्तर पश्चिम, उत्तर होता है नॉर्थ, पश्चिम होता है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमणकारी आए, यानी कि जिन्होंने हमारे देश पर आकर के अटैक किया ना, उनका असर हमारे देश पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जो टकराहट हुई ना, इससे मतलब हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं वो बाहर निकल के आई। जात पात की संघाट, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेड़प प्रवृत्ति, मतलब एक धर्म एक जाति अलग अलग रहेंगे, इस तरीके की जो प्रवृत्तियाँ थी, इसको काफ़ी ज़्यादा और हवा मिल गई जब बाहर से बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए, क्योंकि ये धर्म खुद को बचाना चाहता था बाहर के आक्रमण से। इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। तो हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा जो नीचे मतलब फोर्थ जो मानते हैं ना उसको, वर्ण, जिसको अछूत भी बोल देते हैं या शूद्र बोलते हैं, तो उन पे बहुत असर पड़ा इसका कि इस्लाम तो कह रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और हिंदू धर्म में तो समानता का नहीं हमें दिखती हैं चीज़ें। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। तो काफ़ी सारे आंदोलन हुए और इसका मतलब ये था कि सारे के सारे धर्म मिलजुल कर रहे, धर्म की जातियाँ भी मिलजुल कर रहे। इस तरीके के काफ़ी आंदोलन भी हमें देखने को मिले। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले, एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म परिवर्तन कर लेता था। तो हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत ज़्यादा जात पात थी ना, इसकी वजह से बहुत लोगों ने अपना धर्म बदल लिया। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह ही चलते रहे, क्योंकि पूरे के पूरे गांव ने ही अपना धर्म बदल लिया। केवल पूजा के तरीके आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। तो पूरे मतलब गाँव के गाँव जो है वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे ना, तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ पेशे हैं जो मुसलमान ही करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। ज़्यादातर मुसलमान जो है वो हिंदू से ही मुसलमान बने हैं, लगभग 400-500 साल पहले। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदू और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की, क्योंकि साथ में रहे तो सेम टाइप की हैबिट्स भी डेवलप हुई। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। मतलब ये है कि चाहे उनका धर्म परिवर्तन हो गया था तब भी इसी देश में रहते थे, दोनों एक ही तरीके से खान पान या एक तरीके से उनके रिवाज वगैरह भी चलते थे और उनकी समस्याएं भी एक जैसी थी।
यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। तो वर्ण व्यवस्था की, भाई मिलो मत, एक वर्ण का इंसान दूसरे वर्ण में मिलेगा नहीं, शादियाँ करना तो आज भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये वर्ण व्यवस्था ने ही हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा खोखला किया है और बहुत सारे लोग इसलिए अलग अलग धर्मों में परिवर्तित भी हुए। एकांत उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन में विकास में रुकावट आई। तो औरत अलग थलग हमेशा अंदर रहेंगी, हमेशा पर्दे में रहेंगी, तो इसलिए जीवन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। गाँव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उसमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को कभी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उन्हें लोकगीत भी एक थे। इसमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। धर्म बदलने के बाद भी भाई लोग तो वही है ना, हैं तो इसी देश में सदियों से रहते आ रहे हैं। तो उनके जो तौर तरीके थे या कुछ जो धार्मिक त्योहार नहीं होते थे, जो अर्ध धार्मिक होते थे, थोड़े बहुत धार्मिक, या तो मतलब सब साथ मिलकर के मनाया करते थे। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इस समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। तो काफ़ी सारा जो है किताबों का ट्रांसलेशन भी होने लगा। जो फारसी भाषा होती है ना, उससे काफ़ी अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में चीज़ें लिखी जाने लगी। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जयासी, जिन्होंने पद्मावत लिखी है। पद्मावत मूवी के बाद तो खूब सुना होगा ना इनका नाम, मलिक मोहम्मद जयासी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खाने खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान पान अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। तो खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना भी काफ़ी अच्छा लिखा करते थे। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सालार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। तो इन्होंने राणा प्रताप की प्रशंसा में भी लिखा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।